नमस्कार। हिंदी ग्लोबल में आपका स्वागत है। आज हम अरस्तु के त्रासदी की अवधारणा पर एमसीक्यू देखेंगे। त्रासदी का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? प्लेटो ने, सुकरात ने, अरस्तु ने, होरेस ने। तो अरस्तु ने किया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अरस्तु ने त्रासदी का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? रिपब्लिक में, पॉलिटिक्स में, एथिक्स में, पॉलिटिक्स में। तो किस में किया है? ये पॉलिटिक्स में। ठीक है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, नीति शिक्षा, करुणा और भय के माध्यम से शुद्धि, ज्ञान का विस्तार। क्या होना चाहिए? तीसरा ऑप्शन, करुणा और भय के माध्यम से शुद्धि। अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग बताए हैं? तो 6 अंग बताए हैं। आज ही हमने देखा है क्लास में। कैथार्सिस शब्द का अर्थ है मनोरंजन करना, शुद्धि करना, कल्पना, भ्रम। कैथार्सिस से ही आया है शुद्धि या विरेचन करना। ठीक है, जिसको विरेचन भी कहते हैं। अरस्तु के अनुसार त्रासदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? साधारण, अलंकारहीन, अलंकार युक्त, कठिन और दुरूह। तो अलंकार युक्त होनी चाहिए, अरस्तु ने माना है। त्रासदी नायक के पतन का कारण मुख्यतः क्या होता है? दैविक आवेश, दुश्मन, उसकी त्रुटियां, समाज। तो उसकी त्रुटियां होती हैं। अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत का प्रभाव किस महान नाटककार पर पड़ा? होमर पर, शेक्सपियर पर, आइसकॉलस कॉइलस पर, प्लेटो पर। तो होमर पे पड़ा, शेक्सपियर पे पड़ा था। त्रासदी की शुद्धि का तात्पर्य क्या है? मनोरंजन, भावों की परिपक्वता, नीति निर्देश, अलंकारों का प्रयोग। भाव की परिपक्वता है। अरस्तु ने त्रासदी के किस अंग को सबसे महत्वपूर्ण माना? चरित्र, भाषा, कथा वस्तु, दृश्य विधान। तो हमने देखा है कि कथा वस्तु को माना। 6 अंग बताए थे, इसमें से कथा वस्तु को माना था। ठीक है। तो ये त्रासदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिनके बाद हम और भी एमसीक्यू देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम भारतीय और पाश्चात्य काव्य से देख लेते हैं, जिसमें दोनों ही आएंगे। तो पहला है, भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के किस ग्रंथ से हुआ? नाट्य शास्त्र से, काव्य मीमांसा से, काव्य दर्पण से, काव्य प्रकाश से। तो नाट्य शास्त्र से हुआ था। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह पंक्ति किस आचार्य की है? मम्मट की है, भरत की है, दंडी की है, जगन्नाथ की है। तो ये जगन्नाथ का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी उक्ति है? अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, भट्टनायक, भट्टलोलक। तो विश्वनाथ की है। कीर्ति भणित भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहम हित होई। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस रचनाकार की है? कबीरदास की है, सूरदास की है, तुलसीदास की है, जयसी की है। तुलसीदास की है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दंडी, भरत, मम्मट, भामह। भामह है। ध्वन्यालोक की रचना किसने की है? आनंदवर्धन ने, कुंतक ने, वामन ने, मम्मट ने। आनंदवर्धन ने। आचार्य आनंदवर्धन ने इनमें से किसे काव्यात्मा स्वीकार किया है? ध्वनि को, रस को, अलंकार को, वक्रोक्ति को। तो ध्वनि को किया है। विभावानुभाव संचारी, संयोगादृश निष्पत्ति है, रस स्वरूप निर्धारण। यह सूत्र किस आचार्य का है? भामह का, मम्मट का, अभिनवगुप्त का, भरत का। तो भरत मुनि ने दिया है अपने नाट्यशास्त्र में ये सूत्र, रस से संबंधित। शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन किस आचार्य ने किया था? तो इनमें से भट्टनायक ने किया था साधारणीकरण। भावयत्री प्रतिभा का संबंध इनमें से किससे है? सहृदय से है, अभिनेता से है, कवि से है, कृति से है। तो ये सहृदय से है। रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत आती है? अस्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभव, विभाव। तो ये क्या है? ये सभी अस्थायी भाव हैं। प्रज्ञा नौन्मेषशालिनी प्रतिभा मता है, यह पंक्ति किस आचार्य की है? राज जगन्नाथ की, दंडी की, भट्टतौत की, वामन की। ये भट्टतौत की है। चित्रतुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित था? भट्टनायक का, वामन का, अभिनवगुप्त का, शंकुक का। तो ये शंकुक का है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य हेतु माना है? सुकरात ने अनुकरण को काव्य का हेतु। सुकरात ने, विल्सन ने, हॉरेस ने, अरस्तु ने। तो अनुकरण को काव्य का हेतु किसने माना है? अरस्तु ने। इनमें से कौन रस संप्रदाय का व्याख्याकार नहीं है? क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनवगुप्त,
भट्ट नायक तो क्षेमेंद्र नहीं है, इन्होंने औचित्यवाद दिया था। आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? अभी मैं बता के आ रही हूँ, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति, औचित्य। इनमें से कौन सी रचना आचार्य विश्वनाथ की? काव्य निर्णय, काव्य प्रकाश, छंदो मंजरी, साहित्य दर्पण। तो साहित्य दर्पण है। छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता भट्ट केदार, हेमचंद्र, गंगादास, क्षेमेंद्र। तो गंगादास हैं। किस न्याय को चित्र काव्य भी कहा गया है? उत्तम काव्य को, मध्यम काव्य को, अधम काव्य को, सर्वोत्तम काव्य को। तो मैं बताई थी कि 3 तरह के काव्य होते हैं, ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य और चित्र काव्य। ध्वनि काव्य जो होता है वो उत्तम होता है, गुणीभूत जो होता है वो मध्यम होता है, और चित्र काव्य जो होता है वो अधम होता है। ठीक है, तो अधम काव्य। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कितने प्रकार के काव्य हेतु की चर्चा की गई है? 10, 4, 3, 2। 3 काव्य हेतु हैं। रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है? वामन, विश्वनाथ, मम्मट, जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का ग्रंथ है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 4, 5, 8, 9। 8। शब्दार्थों सहित काव्यम, इनमें से किसकी उक्ति है? मम्मट, दंडी, महिम भट्ट, भामह। तो शब्दार्थों सहित, शब्द और अर्थ के सहित ही काव्य होता है। यह भामा की परिभाषा है, लक्षण किया था उन्होंने। पाश्चात्य काव्य शास्त्री ग्रंथ पेरिप्सूस काव्य में उदात्त तत्व के लेखक कौन है? रिचर्ड, लोंजाइनस, इलियट, अरस्तु। लोंजाइनस। वक्रोक्ति के काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य इनमें से कौन है? वामन, भामह, कुंतक, चिंतामणि। तो कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम कहा है ना। पाश्चात्य विचारक क्रोचे का काव्य शास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? बिंबवाद, कलावाद, सौंदर्यवाद, अभिव्यंजनावाद। ये अभिव्यंजनावाद, इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछ देता है। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? आवाज, संगीत, नाद, व्यंग्य। तो ये व्यंग्य के अर्थ में हुआ है। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादि बोधन की शक्ति पूर्णतया नहीं आ सकती। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, केशव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये आचार्य शुक्ल की पंक्ति है। नाट्य शास्त्र के में धीर, ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत आदि किसके प्रकार माने गए हैं? खलनायिका, नाटककार, नायक, रचना। ये नायक के प्रकार हैं सभी। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत से की गई है? रस सिद्धांत से, अलंकार सिद्धांत से, वक्रोक्ति सिद्धांत से, ध्वनि सिद्धांत से। तो ये वक्रोक्ति सिद्धांत से की गई है। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा के कितने भेद माने गए हैं? प्रतिभा के कितने भेद माने गए हैं? 2, 10, 5, 12। तो 2 भेद माने गए हैं, कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। राजशेखर ने बताया हुआ है। अस्तित्ववाद के कला संबंधी रूप को पोषक तत्व कौन है? शास्त्र, मार्क्स, गोर्की, लेनिन। तो शास्त्र हैं। किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो ये अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, रिचर्ड्स। आइए रिचर्ड्स, तो रिचर्ड्स ने किया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और देखते हैं जो कुछ और भी चीज़ें हैं काव्य शास्त्र से संबंधित, जिनका वन लाइनर में आंसर भी साथ साथ है। भारतीय काव्य शास्त्र के भावक से अभिप्राय है सहृदय या आलोचक से। आंसर होगा सहृदय या आलोचक से। शरीरम तावदेष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसका कथन है? तो ये दंडी का है। रीति सिद्धांत की उपलब्धि है शैली तत्वों को महत्व देना। रीति मतलब होता है शैली, लिखने की शैली कैसे, काव्य की शैली कैसी होनी। वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध है, अभेद है। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कलावाद की प्रतिष्ठा। कवह कर्म काव्य, कवि का कर्म ही काव्य है, कुंतक का कथन है। औचित्य विचार चर्चा किस आचार्य का ग्रंथ है? तो क्षेमेंद्र का। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद हैं 27। ठीक है, मैं 28 भी बताई हूँ, गणपति चंद्रगुप्त की किताब में 28 माना गया है। क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? तो औचित्य को माना है। ध्वन्यालोक की टीका
ध्वन्यालोक लोचन के नाम से लिखी है अभिनवगुप्त ने। ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ है। व्याकरण ने वाक वाणी के कितने प्रकार माने हैं? तो 4। परा, पश्यंती, मध्यम, वैखरी। आनंदवर्धन का समय है 9वीं शती का मध्य। आनंदवर्धन ने व्यंग्य अर्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद किए? 3। ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्य, चित्र, काव्य। आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं? तो 3 प्रकार माने हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। आनंदवर्धन के अनुसार रीत के 4 नियामक हैं, वक्रोचित्त, वाच्योचित्त, विषयोचित्त, रसोचित्त। अभिनवगुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं? तो इन्होंने 35 भेद किए हैं। मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या स्वीकार की है 51। पंडित राज जगन्नाथ काव्य के कितने भेद किए हैं? तो 4। उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, अधम। आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? 3। उत्तम, मध्यम और अधम, जिसमें उत्तम में ध्वनि काव्य आएगा, मध्यम में गुणीभूत और अधम में चित्र काव्य आएगा। आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में से सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने काव्य कल्पद्रुम नामक काव्य ग्रंथ की रचना की, जो आगे चलकर रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुआ। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना भट्टनायक ने की। हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका लिखी थी नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता, रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो भरत मुनि व उनके नाट्यशास्त्र को। भरत मुनि ने 8 अस्थायी भाव दिए हैं, 8 सात्विक भाव दिए हैं और 33 संचारी भाव का उल्लेख किया है। कुल मिलाकर 49 भाव बताए हैं। किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस के गुण के अंतर्गत स्थान दिया है और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना है? तो वामन ने। आचार्य रुद्रट ने शांत रस का अस्थायी भाव किसे स्वीकार किया? सम्यक ज्ञान को। रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है? आनंदवर्धन को। आनंदवर्धन ने रस को ही माना है ना, असंलक्ष्य ध्वनि, और संलक्ष्य ध्वनि में वस्तु और अलंकार वगैरह को माना है। भोज ने 12 रसों का विवेचन किया, जिनमें 4 नवीन है, प्रेयस, शांत, उदात्त, उद्धत। भोज ने रस का मूल किसे माना है? अहंकार को। वाक्यम रसात्मक काव्यम कथम विश्वनाथ का है। आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा रस को माना है। भट्टलोलक ने रस की अवस्थिति किसमें मानी है? अनुकार्य में मानी है। इस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य की 3 शक्तियों की कल्पना की, अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व। भट्टनायक ने की थी। अभिनवगुप्त रस को मानते हैं व्यंग्य। किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है, सहृदय आलोचक से। आगे देखते हैं। विभाव के कितने भेद हैं? 2। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव के कितने भेद हैं? तो 2। आलंबन और आश्रय। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। आचार्य शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार पर संचारियों के कितने वर्ग किए हैं? तो 4 किए हैं, सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना? भामा ने। भक्ति रस को मूल रस किसने माना? भक्ति रस को रस का मूल किसने माना? तो मधुसूदन सरस्वती एवं रूप गोस्वामी ने। ज्यादातर रूप गोस्वामी को माना जाता है। शंकु के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ है अनुमान। रस सिद्धांत के संबंध में म्यतावाद के प्रतिष्ठापक अभिनव भरत हैं। एक के बाद एक एनी अनेक भावों का उदय होता है तो उसे कहते हैं भाव सफलता। अवहित्था और अपस्मार क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार है। किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की भावना का होता है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का, ये हमने देख रखा है। आगे भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? तो 4 माने हैं, उपमा, रूपक, दीमक, यमक। अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ शोभाकर मित्र का है। दंडी ने गुणों की संख्या 10 मानी है। आचार्य भोज के अनुसार गुणों की संख्या 24 है। वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है। मम्मट, भामा तथा आनंदवर्धन ने गुणों के 3 भेद माने हैं। गुणों के 3 प्रमुख भेद हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। वृत्ति को सर्वप्रथम वर्णन नाट्यशास्त्र में मिलता है, प्रवृत्ति के नाम से मिलता है। भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी काव्य वृत्तियां मानी गई हैं? परुषा, कोमला और उपनागरी, 3 वृत्तियां मानी गई हैं। सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की? तो वामन ने। दंडी ने
ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है? 10। वामन ने कितने काव्य दोष बताए हैं? 20। विश्वनाथ ने कितने दोषों का वर्णन किया है? 70। काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? नाट्य शास्त्र में। 10 के स्थान पर 3 गुणों की प्रथम स्वीकृति किस आचार्य ने पेश की? तो भामा ने की थी। प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना आचार्य रुद्रट ने की। आलोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा? आचार्य विश्वेश्वर ने। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता शारदा तनय हैं। दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो 3। नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को। रुद्रट और कुंतक ने कितने काव्य हेतु माने हैं? उन्होंने भी 3 माने हैं, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। वामन ने कितने काव्य हेतु माने हैं? 3 माने, लोक, विद्या और प्रकीर्ण। लोको विद्या प्रकीर्ण से कहते हैं। व्यंग के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने जाते हैं? 3 माने जाते हैं, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग, चित्र काव्य। काव्य रूप के आधार पर काव्य के 2 भेद किए जाते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य रूपक के कितने भेद होते हैं? तो 10 होते हैं, और श्रव्य काव्य के 3 होते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। लक्षणा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? 12। किस लक्षणा को अभिधा भूता कहते हैं? रूढ़ि लक्षणा को। किस आचार्य ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया है? विश्वनाथ ने। मम्मट ने लक्षणा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 12। किस काव्य को चित्र काव्य कहा जाता है? तो अधम काव्य को। तात्पर्य क्या है? अभिधा लक्षण व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति है। तात्पर्य या तात्पर्य एक और शब्द शक्ति है जो कुंतक ने दिया था। भामा अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की। प्रतिभा मात्र को ही काव्य का हेतु आवश्यक सर्वप्रथम किसने माना था? तो हेमचंद्र ने माना था। गुणीभूत व्यंग्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। वाच्य हर्षय का अन्य नाम रस ध्वनि है, और संलक्ष्य वाच्य ध्वनि ऐसे होता है ना, रस ध्वनि। भरत ने हास्य रस के कितने भेद माने? तो 6। कुंतक ने वक्रोक्ति भेद उपभेद माने 6 भेद माने हैं, और 41 उसके उपभेद माने हैं। जो पद परार्ध, पद पूर्वार्ध करके रह रहा है, सारे में अलग अलग भेद हैं, वो कुल मिला के इन 6 के अंदर 41 भेद है। आगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र से देखते हैं। प्लेटो का समय है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। मूल नाम रितोक्लिस था। प्लेटो अंग्रेजी नाम है, अफलातून अरबी नाम है, प्लातोन गुरु का दिया हुआ नाम है। प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक थे? प्रत्ययवादी। प्लेटो के ने काव्य हेतु स्वीकार किया है ईश्वरीय उन्माद को। प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ को काव्य सृजक का प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है? इयोन नामक ग्रंथ में। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण था उपयोगितावादी और नैतिकवादी। प्लेटो स्वयं एक कवि था। इनकी कविताएं किसमें संकलित हैं? तो ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीस वर्स में। दास्ता मृत्यु से भी भयावह है, यह कथन किसका है? तो प्लेटो का है। उसने अपनी रिपब्लिक नामक पुस्तक में, जो हिंदी में गणतंत्र कहते हैं, में दिया था। अरस्तु का समय है 384 से 322 ईसा पूर्व। अरस्तु के ग्रंथों की कुल संख्या 400 बताई जाती है, जिनमें से 3 प्रमुख है। पेरिपोइटिकस काव्य शास्त्र का ग्रंथ है, टेक्नेस रिटोरिकेस भाषण शास्त्र का है, और वसीयतनामा जिसमें इसने अपने दासों को मुक्ति की बात की थी, घोषणा पत्र माना जाता है। अरस्तु के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जो काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। में से 3 प्रमुख ग्रंथों में से कौन सा काव्य शास्त्र का है? तो पेरिपोइटिकस है। अरस्तु के किस ग्रंथ को दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र कहा जाता है? वसीयतनामा को। प्रथम काव्य शास्त्री जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का स्पष्ट भेद किया, तो वो अरस्तु ने किया था। काव्य व्यापार में निरंतर मनुष्य अनुकरण जो विषय है, ये कथन किसका है? अरस्तु का है। कविता को छंदोबद्ध अनुकृति किसने कहा? अरस्तु ने कहा। कविता को उत्तमोत्तम क्रम विधान कहा है कॉलरिज ने। किसने प्रश्न उठाया कि कौन कहता है कि कवि अनुकर्ता है? वह तो ईश्वर की तरह काव्य जगत का निर्माता है, स्वयं करता है। बूचर ने। लोनजाइनस ने उदात्त के कितने स्रोत गिनाए हैं? 5। लोनजाइनस ने शैली का सबसे जघन्य दोष कौन से दोष को मानते हैं? तो बलयता को। लोनजाइनस ने उदात्त के अवरोधक दोष माने हैं 3। लोनजाइनस या लॉन्गिनोस यूनानी नाम इनका है, लोनजाइनस का। इनका समय है 3वीं शताब्दी के। पद रचना के विशेषण और विजातीय से क्या तात्पर्य है? उदात्त। कविता को व्यक्तित्व से पलायन कौन मानता है? इलियट। तेन के सिद्धांत को अपूर्ण मानते हुए हडसन ने कौन से तत्वों का समावेश आवश्यक माना है? व्यक्तित्व व प्रतिभा।
बारकर महोदय ने अरस्तु की किस रचना को राजनीति के क्षेत्र में महान योगदान की संज्ञा दी है? पॉलिटिक्स को, जिसमें 26 अध्याय। अरस्तु ने अनुकरण की व्याख्या इतिहास क्रम में प्रमुख रूप से कितनी दृष्टियों से की गई है? 3। नव्य क्लास की व्याख्या के प्रेरक थे हॉरेस। उदात्तता किसकी दृष्टि में बाड़ंबर है? लॉन्जाइनस या लॉन्गिनस। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? रिचर्ड्स का। सेक्रेड वुड किसकी रचना है? टी.एस. एलियट का। लिरिकल बैलेट्स किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। पॉलिटिक्स किसकी कृति है? अरस्तु की। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? जॉक देरिदा। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम पेरिहुप्सुस है। पेरिहुप्सुस एक भाषण शास्त्र का यानी रिटोरिक का ग्रंथ है। उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम किसने किया? के किलियूश ने। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि या लॉन्जाइनस का कथन है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसके सह लेखन में लिरिकल बैलेट्स नामक कविताओं का प्रथम संस्करण 1768 ईस्वी में प्रकाशित किया? तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ मित्र थे। वर्ड्सवर्थ 1795 में किसके मित्र बने? कॉलरिज के। स्वतंत्रतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र किसको माना जाता है? लिरिकल बैलेट्स को। कविता प्रबल भाव का सहज उच्छलन है, यह कथन किसका है? वर्ड्सवर्थ का। काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है, यह कथन किसका है? वर्ड्सवर्थ का। सैमुअल टेलर कॉलरिज का प्रमुख ग्रंथ है बायोग्राफिया लिटरेरिया। इमेजिनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के इमाजी नातियों से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ है कल्पना। बेनेदेतो क्रोचे का समय है 1866 ईस्वी से 1952। ये इटली के निवासी थे क्रोचे। क्रोचे की पुस्तक का नाम एस्थेटिक है। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जन्म बाउमगार्टन को कहा जाता है। बेनेदेतो क्रोचे किस प्रकार के दार्शनिक थे? तो ये भी प्रत्ययवादी यानी कि आत्मवादी थे। और कौन था? प्लेटो भी थे। क्रोचे ने कल निर्माण को किसका मूल कारण माना? प्रतिभा को। टॉमस ईस्टर्न इलियट का समय है 1888 से 1965। ये अमेरिका के निवासी थे। इलियट को किस रचना के लिए 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला? तो द वेस्टलैंड पे मिला था। रिचर्ड एम्सन की साप्ताहिक आलोचनात्मक पद्धति को किसने नींबू निचोड़ आलोचना कहा? इलियट ने कहा है। किसके रुचि और परिष्कार की आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना जाता है? इलियट। रिचर्ड ने आवेगों के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? 2, सजातीय और विजातीय। रिचर्ड के अनुसार आलोचना का चरम बिंदु संप्रेषण है। रिचर्ड ने भाषा के कितने रूप माने हैं? 2 माने हैं, वैज्ञानिक और रागात्मक। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किससे माना जाता है? इलियट और रिचर्ड से। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो किरकेगार्ड को। सोरेन किरकेगार्ड इनका पूरा नाम है। 1813 से 1855 इनका समय है। किसने घोषित किया कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है? नीत्शे ने। संरचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक कौन थे? फर्नीदास डी सास्यूर थे, जिनका समय 1857 से 1913 है। सास्यूर किस देश के निवासी थे? तो ये फ्रांस के थे और भाषा वैज्ञानिक थे। साहित्य और कला के क्षेत्र में जो एक आंदोलन है उसका जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ फ्रांस में, जिसको कहा जाता है अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद के प्रबल समर्थक हैं मिथ, ड्रीम एंड पोएम नाम प्रसिद्ध लेख लिखा हर्बर्ट रीड। अति यथार्थवाद का संबंध दादावाद से है। दादावाद का प्रवर्तन प्रिंसटन ने किया। संरचनावाद को साहित्य के क्षेत्र में प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है? रोला बार्थ को। रोला बार्थ संरचनावाद की व्याख्या किस पुस्तक में की है? तो द फैशन सिस्टम में। जादुई यथार्थवाद पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? फ्रेंच रोह ने। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक किसको माना जाता है? बुअलो को। प्रतीकवाद का आरंभ 19वीं शताब्दी में किस देश में हुआ? फ्रांस में। फ्रांस में प्रतीकवाद के पुरस्कर्ता किसको माना जाता है? वाल्डेयर को। प्रतीकवादियों ने किस कविता को अपना घोषणा पत्र माना? कॉरस्पॉन्डेंस को। कॉरस्पॉन्डेंस कविता के लेखक चार्ल्स वाल्डेयर हैं। फ्रांस जो प्रथम कवि किसको माना जाता है? फ्रांस का होना चाहिए। प्रथम कवि किसको माना जाता है? चार्ल्स वाल्डेयर को। मार्क्सवाद के प्रवर्तक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद का साहित्य में प्रथम आलोचनात्मक प्रयोग किसने किया? जेम्स ने। रूपवाद आंदोलन का सूत्रपात सन 1919 ईस्वी में रूस में किया गया।
प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से। ठीक है, तो आज अभी थोड़ा सा आलोचना से संबंधित हम आज के लिए इतना ही। ये नया चैनल है और इस पर अभी थोड़े ही वीडियो पड़े हुए हैं, तो यहाँ से जाके आप इसको चैनल को सब ऐसे ये सब ब्लैक कलर का रहेगा, इसको टच करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जितने भी वीडियो पड़े हैं इन सबको लाइक करके चैनल को और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।